बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम मार्केट के अंदर परफेक्ट और मोनोपोली को डिस्कस कर रहे थे। उसी लेक्चर को हम इंशाल्लाह अभी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे। आप मोनोपोलिस्टिक में भी जो मोनोपोली के अंदर हम पढ़ रहे थे कि हमने तीन तरह के उसके रिटर्न पढ़े थे: परफेक्ट, नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, उसी को कंटिन्यू करते हैं। अब मोनोपोलिस्ट, ये मोनोपोली से निकला है, मे बी अर्निंग प्रॉफिट और incurring loss in a short run. If he make loss, he might have misjudge डिमांड। अगर उसको लॉस हो रहा है, डेफिनेटली मोनोपोली में इसकी अपनी ओन मिस्टेक से हो रहा है, उसने मिसजज किया डिमांड को। एंड इन अ शॉर्ट रन कॉस्ट कंडीशन कैन नॉट बी एडजस्टेड, और शॉर्ट रन में कॉस्ट को हम एडजस्ट नहीं कर सकते। वैसे तो नॉर्मली मोनोपोली में प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट नहीं है, बट अगर हो रहा है तो उनकी अपनी स्ट्रैटेजीज और रॉन्ग tactics of business की वजह से हो रहा है। in such condition he may reduce the price even below the cost, incur short run losses with the hope of earning long run में। वो फिर भी प्राइस अपनी कम करते हैं कि उनको पता है कि हम लॉन्ग रन में इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, हम इसको के इलेक्ट्रिक पे रख के सोच लें। ठीक है, though the monopolist is a price maker, मोनोपोली के अंदर प्राइस मेकर होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग उनका डिमांड कर्व होता है, क्योंकि वो अगर वो प्राइस कम करेंगे जब भी वो ज़्यादा कमा सकते हैं, जो इंडिकेट करता है प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन आर इंडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, सो आइदर ही कैन फिक्स द प्राइस और सेल द क्वांटिटी ऑफ डिमांड बाय कंज्यूमर, और ही कैन डिटरमाइन द क्वांटिटी टू सोल्ड बाय लेट द प्राइस डिसाइड, मार्केट डिसाइड द प्राइस। और वो अगर प्राइस ज़्यादा चीज़ें उसकी सेल हो तो उसको ये देखना पड़ेगा कि लोग किस प्राइस पे ज़्यादा कंज्यूम करना चाहते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, ही कांट डिसाइड बोथ साइमल्टेनियसली, उसको एक लेना पड़ेगा, या तो वो एक सेम प्राइस रखे, वटेवर जो भी प्रॉफिट हो मैं रेडी हूँ उसको लेने पर। और दूसरा ये है कि अगर वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको प्राइस को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, लॉन्ग रन में डेफिनेटली क्या होता है, जिस तरह से शॉर्ट रन में होता है तमाम फर्म एक जैसा प्रॉफिट कमा रही होती है, मोनोपोली में भी इस तरह होता है। लॉन्ग रन इज द पीरियड ऑफ टाइम इन विच फर्म चेंज कर सकती है ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, डेफिनेटली हमने इसको पढ़ चुका है। और लॉन्ग रन फर्म कैन बी एडजस्ट सप्लाई, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, लॉन्ग रन टू लाइक शॉर्ट रन फर्म विल बी अचीव इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन में भी इक्विलिब्रियम जिस तरह से शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम हासिल कर सकती है, जहां पर उनका मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्ट करता है। इन अ शॉर्ट रन इट कैन बी पॉसिबल दैट एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर होता है एवरेज कॉस्ट, और एवरेज कॉस्ट ग्रेटर होता है एसी से, बट इन अ लॉन्ग रन AR इज नो केसेस विल बी लेस देन AC। मोस्ट प्रोबेबली द प्राइस ऑफ AR विल बी ग्रेटर देन AC, सो इन अ लॉन्ग रन द फर्म विल अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, लॉन्ग रन में भी फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही होती। ठीक है, ये तो वो बात हो गई। एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस का भी पार्ट है, वो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी बहुत सिंपल सी, इसका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन आपको समझा दें, वो आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। देखो, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, मार्जिनल मीन्स क्या होता है हमें अच्छी तरह से पता है। मार्जिनल मीन्स क्या होता है, एडिशनल। मार्जिनल मीन्स क्या होता है, एडिशनल। तो जब जब फर्म्स जो होती हैं वो इस बात में बिलीव करती हैं कि जो जितना प्रोडक्टिव है उसको उतनी उसका प्राइस पे किया जाए और उतना सैलरी पे किया जाए। नॉर्मल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ही होता है कि एक आदमी ज़्यादा बिजनेस ला रहा है, एक आदमी ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो उसको ज़्यादा प्राइस मिलती है, और जो आदमी कम बिजनेस ला रहा है और जो कम मेहनत कर रहा है उसको कंपैरेटिवली कम प्राइस मिलती है। ठीक है, या कम सैलरी मिलती है। तो इसी कॉन्सेप्ट को गवर्नमेंट इदारों में हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, लोग काम करें ना करें उनको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सैलरी मिलती है, मगर प्राइवेट इदारों में हमारे यहाँ ये अप्लाई है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी को थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, ये शॉर्ट में पूछ सकता है। द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग इज द मार्जिनल थ्योरी ऑफ प्रोडक्टिविटी। बहुत पुराना तरीका यही है कि जो जितनी मेहनत करे उसको उतना मिले। इट इज ऑल्सो नोन माइक्रो थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइस भी इसको कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, रेम्यूनरेशन मतलब क्या होता है, सैलरी या वेजेस या रिटर्न, जो भी किसको रिटर्न मिल रहे हैं, जैसे लैंड का रिटर्न रेंट होता है, ठीक है, और लेबर का रिटर्न सैलरी या वेजेस होता है, कैपिटल का रिटर्न इंटरेस्ट होता है, और ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट मिलता है। तो वो जो रिटर्न होते हैं वो उसके रिवॉर्ड को रेम्यूनरेशन कहते हैं।
of each factor of production tend to be equal to marginal productivity। बोलिए वो ये कहता है इस थ्योरी में कि हर बंदे को जो सैलरी या जो रिटर्न उसकी प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए मिल रहा है वो शुड भी इक्वल होना चाहिए उसकी प्रोडक्टिविटी के, वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, आगे इसको पढ़ते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज एडिंग दैट द यूज ऑफ वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ फैक्टर मेक्स द टोटल प्रोडक्शन as long as the marginal cost of the factor is less than the marginal productivity। मार्जिनल कॉस्ट क्या है? लेबर, अगर एक लेबर काम कर रहा है तो उसकी क्या कॉस्ट है? वो वेजेस। अगर आपने किसी से पैसा लिया तो उसकी क्या कॉस्ट है? इंटरेस्ट। अगर आपके पास लैंड है तो उसकी क्या कॉस्ट है? रेंट। तो ये तमाम जो ये वो कह रहा है फैक्टर की कॉस्ट उसकी प्रोडक्टिविटी से क्या होनी चाहिए? ज्यादा, यानी कि जो उसको हम पे कर रहे हैं, जो वो रिटर्न ले रहा है, वो उसका जो प्रोडक्शन प्रोसेस में जो उसका कंट्रीब्यूशन है प्रोडक्टिविटी का उससे ज्यादा होना चाहिए। द एंटरप्रेन्योर विल गो ऑन द एम्प्लॉय मोर एंड मोर यूनिट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और वो एंटरप्रेन्योर क्या कहता है? मोर और मोर एम्प्लॉय को हायर करता है ताकि वो ज्यादा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉय कर सके। ठीक है, he will still given the further employment as soon as the marginal productivity of the factor is equal to the marginal cost ऑफ द फैक्टर। फैक्टर क्या है? वही लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, जो फैक्टर प्रोडक्शन है, ये जितना भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रोडक्शन के अंदर, वो जितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको उतना ही रिटर्न मिलना चाहिए। ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी बताती है कि ऐसा होना चाहिए तो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस अच्छा होगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम देख लें। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी of income distribution state that in a long run under the perfect competition factor of production would be tend to receive a real rate of return which was exactly equal to marginal productivity। कि वो exactly equal होना चाहिए किसके? marginal productivity के। other words the distribution of income of society is controlled by the natural law। ये natural law यही है कि जो जितना काम करेगा उसको उतना ही मिलना चाहिए। it is work without friction, ये कोई friction के बगैर काम करता है। would given every agent, agent कौन है? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोवाइड करने वाले। एजेंट ऑफ प्रोडक्शन द अमाउंट ऑफ वेल्थ, वेल्थ मतलब क्या? उनका रिटर्न। रिटर्न के अंदर क्या ले रहे हैं? रेंट ले रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं। वो क्या होना चाहिए? विच इज दैट क्रिएट्स, जो वो वेल्थ क्रिएट कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, उसके अगेंस्ट उसको इक्वल इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अजम्पशन ऑफ थ्योरी क्या होता है कि मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए। जैसे अगर किसी की मोनोपोली है फिर तो कोई काम करे ना करे उसको तो पैसे मिलने, तो मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन होनी चाहिए। गुड्स होमोजीनियस होनी चाहिए। जब होमोजीनियस एक तरह की प्रोडक्ट होंगी तो फिर देखा जाएगा कौन कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। रेशनल बिहेवियर होना चाहिए कि लोग अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हो कि वो जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा उनको वेजेस मिलेंगी। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो, यानी कि एक दूसरे के वो सब्स्टिट्यूट हो। एक लेबर एग्जैक्टली सेम काम दूसरे लेबर की तरह कर सकता है। परफेक्ट मोबिलिटी, कोई ऐसा ना हो कि कोई ट्रैवल नहीं कर सकता है, आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मूव नहीं कर सकते आप। ये लॉज ऑफ अप्लाई होता है जब तमाम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट हो, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता कि मुल्क में हर रहने वाला बंदा उसके पास जॉब हो, नहीं, जो विलिंगली जॉब करना चाहते हैं, जो विलिंगली जॉब करना चाहते हैं उनके पास जॉब हो। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न हमें क्या बताता है कि जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो उससे हासिल होने वाले बेनिफिट हमारे ग्रेजुअली कम होते हैं। लॉन्ग रन एनालिसिस है कि लॉन्ग शॉर्ट रन में हम ये नहीं देखते, शॉर्ट रन में भी लोग कम काम करके ज्यादा भी कमा सकते हैं और कम भी, मगर लॉन्ग रन में ऐसा होता है कि जो काम करेगा उसको इक्वल मिलता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्योरी थोड़ा सा आप लिख सकते हैं अगर आपसे पूछे द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी स्टेट दैट अंडर द परफेक्ट कंपटीशन द प्राइस ऑफ ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विल बी इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। हर बंदे का जो रिटर्न मिल रहा है वो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर हो। द प्राइस ऑफ फैक्टर इज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री, जो भी लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन की है वो डिटरमाइन करता है इंडस्ट्री को। और द फर्म विल बी एम्प्लॉय दैट द नंबर ऑफ गिवन फैक्टर एट विच द प्राइस इज इक्वल टू द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, और प्राइस बराबर होता है किसके? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के। थस फॉर इंडस्ट्री इट इज द थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग while the firm it is the factor demand theory, और वो उसी को हम फैक्टर डिमांड थ्योरी भी कहते हैं, फैक्टर प्राइसिंग भी थ्योरी कहते हैं, और इसी को हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, ये आपके सिलेबस में एक छोटी सी चीज थी जिसको हमें कवर करना जरूरी था, तो इसको भी एग्जाम की जब आप तैयारी करें तो कीप इन माइंड रखें, मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह, इससे आपको और ज्यादा हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह हम अपने अपकमिंग लेक्चर में आपका जितना भी सिलेबस रिमेनिंग है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है वो इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।